आप सभी का सौंदर्य क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक सवालों का काफ़ी विशद संग्रह कहें या एक विभिन्न आयोगों द्वारा लोकप्रिय एक ऐसा टॉपिक या शीर्षक कहें जिससे अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से हालात थे जब लोगों के भीतर का गुस्सा उबाल मारता है, लोग आक्रोशित होते हैं और बगावत कर बैठते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो इसकी कोई एक वजह तो है नहीं, इसके कई सारे वजह हैं। तत्कालिक अगर वजह की हम बात करें जो आमतौर से विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में संदर्भित रहता है, तो तत्कालिक कारण है चर्बी लगे कारतूस। हालांकि ऐसा भी माना जाता रहा है कि महज यह अफवाह थी, इसमें सच्चाई नहीं थी। खैर जो भी हो, लेकिन जितने भारतीय सैनिक थे, सैनिक का एक बड़ा हिस्सा हिंदू वर्ग से था तो एक हिस्सा मुस्लिम वर्ग से भी था। इन दोनों को कड़ी आपत्ति थी क्योंकि 303 एनफील्ड राइफल में लगाए जाने वाले कारतूस में जो लेपन होता था एक चर्बी से होता था और वो चर्बी आमतौर से गाय और सूअर की होती थी। गाय हिंदुओं के लिए उतनी ही पवित्र है जितना मुस्लिमों के लिए सूअर नापाक है। अब ये चर्बी में चर्बी लगने के वजह से, गाय और सूअर की चर्बी लगने की वजह से हिंदू सैनिक की भावनाएं आहत हुई, तो मुस्लिम सैनिकों का मन भी काफ़ी आक्रोशित हो उठा। तो तत्कालिक कारण तो चर्बी लगे कारतूस, क्योंकि इन्हें राइफल में भरने के पहले दांतों से खींचना पड़ता था, अर्थात मुंह तक लाना पड़ता था। अगर हम बात करें बगावत की, तो सबसे पहली बगावत की आग सुलगती है कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से। पश्चिम बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के बलिया से आने वाले एक जवान मंगल पांडे, वो इस कारतूस के इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और अपने सीनियर अफसर को हताहत भी कर देते हैं, उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं, गोली चला देते हैं। ये घटना थी 29 मार्च 1857 की। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया जाता है, जिससे कि बागियों में एक स्पष्ट संदेश जाए कि अगर हुकूमत का वो विरोध करेंगे तो उनका भी यही हश्र होगा। तो क्या केवल एकमात्र यही कारण जिम्मेदार था 1857 की क्रांति का, या इसके पीछे और भी कई वजह थी? तो इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। पहली वजह सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। सामाजिक कारणों की बात करें तो अंग्रेज कुछ सुधार कर लेना चाहते थे भारत के समाज में चली आ रही बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए, जिसमें सती प्रथा का अंत होना, जो कि 1829 में 17वें रेगुलेशन के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने में तब के सबसे महान सुधारक राजा राम मोहन राय का भी योगदान काफी बड़ा है। दूसरी अगर हम बात करें तो विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिल जाना। हिंदुओं को ये नागवार लगा, उन्हें लगा कि हमारे अपने धर्म में अंग्रेजों का ये हस्तक्षेप है। हालांकि इसके पहले बहुत सारे धार्मिक चिन्ह, तिलक लगाना, कान छिदवाना, सीखा रखना, इस पे भी अंग्रेजों को आपत्ति रही आई थी, जिससे भारतीय जनमानस भीतर ही भीतर आक्रोशित हो उठा था और ये आग धीरे धीरे सुलग रही थी। तो एक वजह आर्थिक, अब हम पढ़ेंगे जानेंगे। आर्थिक कारणों में अगर हम देखेंगे तो देश में जो बुनकर हैं, जो किसान हैं, जो जमींदार हैं तत्कालीन समय के,
उनकी स्थिति काफी नासाज थी, काफी दुखदाई थी। वजह यह थी कि अंग्रेजों द्वारा इनके ऊपर लगाया गया अत्यधिक कर तब भी उन्हें देना पड़ता था जब मौसम अनुकूल न हो खेती के, अर्थात बारिश न होने पे सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, उससे अंग्रेजों को क्या, उन्हें तो अपना संग्रह करना होता था कर के रूप में धन, और उसे भेज देते थे वो ब्रिटेन की ओर। भारत धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा था, भारत के बलबूते ब्रिटेन मजबूत होता जा रहा था। अगर देखा जाए तो यहाँ के जमींदार और किसान एक ऐसे हालात में आ गए थे कि उनके शरीर की हड्डियां तक स्पष्ट दिखाई देने लगी थी, अर्थात साहूकारों के चंगुल में फंस के वो कहीं न कहीं से कर और लगान की व्यवस्था करके अंग्रेजों की तिजोरियां भरते रहे, और अंग्रेज फिर भी इनसे संतुष्ट नहीं रहे, इन्हें कई यातनाएं और कई प्रकार का कष्ट देते रहे। तो यह एक आर्थिक वजह भी थी। आर्थिक वजहों को और अगर हम समझें तो हम ये देखेंगे कि भारत से बहुत सारा कच्चा माल ब्रिटेन भेज दिया जाता था, और वहां पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। वहां के मशीनों से बनने वाली चीजें दरअसल देखने में बढ़िया होती थी, किंतु भारत के मार्केट में आने के बाद उनका रेट काफी ज्यादा हो जाता था, और भारत का सामान भारत के मार्केट में न बिके, इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगाया गया था, भारत का माल बाहर भी एक्सपोर्ट न हो। ये तो कुछ आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें तो 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के सबसे बुरे कामों में गिना जाता है उसकी एक नीति जो कि हड़प नीति कहलाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत उसने एक तरकीब अपनाई कि उन भारतीय राजाओं की जिनकी खुद की अपनी कोई संतान नहीं है, उन्हें अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। इस क्रम में सबसे पहला जो देसी रियासत था, या यूं कहे कि राजसी रियासत था राजा का, जिसको उसने मान्यता देने से इनकार कर दिया, राजसी साम्राज्य, वो था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्ष 1848 की बात है। अगले ही वर्ष दो और रियासतों को इसने इसी आधार पे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। एक का नाम संबलपुर तो दूसरे का नाम जयपुर। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है। बाद में हालांकि यहाँ पे वीरेंद्र साय, सुरेंद्र साय जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ खोल के बगावत की। फिर झांसी का भी क्रम आता है 1853 में। हालांकि कुछ किताबों में इसका जो तिथि है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने की, उसका जिक्र 1854 मिलता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि 1853 नवंबर के महीने में जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, रानी विधवा होती हैं, तो राजा की अपनी कोई जैविक संतान नहीं थी। उन्होंने गोद ले रखा था दामोदर राव को। अंग्रेजों ने पहले से ही ये घोषणा कर रखी थी कि जिन भी राजाओं की अपनी संतान नहीं होंगी उन्हें अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाएगा, उनके साम्राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाएगा। तो मिलाने की जो कार्रवाई होती है अंग्रेजी हुकूमत में झांसी को, वो वर्ष 1853 में शुरू हो जाती है, और आधिकारिक तौर से 7 मार्च 1854 को झांसी का विलय हो जाता है अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत। तो ये दो तिथियां दोनों महत्वपूर्ण है। अब ये देखना मुनासिब होता है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में 1853 का डेट पा रहे हैं कि 1854 का डेट पा रहे हैं। तो ये दो तिथियां दोनों अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर से विलय हुआ 7 मार्च 1854 को। रानी को इसी तिथि से महल छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। बदले में साल में उसको 60,000 रुपए पेंशन की घोषणा कर दी जाती है। रानी काफी साहसी थी, निर्भीक थी, गौरवशाली थी। उसने कहा था मैं झांसी नहीं दूंगी। झांसी न देने के पीछे उसकी वजह थी झांसी के लोगों से मिला अपार प्यार और वहां की रानी होने का गौरव। अपनी जनता को वो अकेले अंग्रेजों के हाथों में सौंपना नहीं चाहती थी। और अगर इसी क्रम में देखें तो अवध का विलय
कर लिया जाता है। हालांकि अवध के विलय के पीछे का कारण कुछ और बताया जाता है। वो कारण ये था, कुशासन का आरोप, मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया गया। एक अंग्रेज अफसर आउट्रम ने धोखे से नकली दस्तावेज तैयार करके प्रस्तुत कर दिए कि यहाँ की जो नीतियां हैं वो जनता के कल्याण के अनुरूप नहीं है, अर्थात अवध का जो नवाब है वो जनता के प्रति उतना ज्यादा रुचि नहीं रखने वाला है, उसके जो मन में आता वो करता है, जनता का हित उसका मुख्य ध्येय नहीं है। ये करके अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अवध से मतलब मेरा लखनऊ, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों से है, वाजिद अली शाह को भेज दिया जाता है कलकत्ता। फिर शासन की बागडोर आती है बेगम हजरत महल के हाथों में। यह क्रम देखते देखते एक दौर, जैसा कि मैंने शुरुआत में चर्चा की, चर्बी लगे कारतूसों की, तो क्रांति की शुरुआत हो जाती है 29 मार्च 1857 को, लेकिन यह एक सीमित स्थान पे होती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अब जिक्र करेंगे मेरठ का। दिल्ली के बड़े नज़दीक लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूरी पड़ती है दिल्ली की। वहाँ स्थित एक जगह मेरठ 9 मई 1857 को 85 सैनिकों ने इनकार कर दिया चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल करने से, और सारे सैनिक एकजुट होके बढ़ चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुंचते हैं, तब दिल्ली का जो नवाब होता है, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय होता है, जिसे काफी शौक होता है शेरो शायरी करने का, उसे एक उपाधि दी जाती है जफर की। नाम पूरा बन जाता है बहादुर शाह जफर। सारे बगावती क्रांतिकारी और बागियों ने उसे भारत का राजा घोषित कर दिया। उम्र के इस दौरान जब वो 82 साल के हो चले थे, उन्होंने पहले तो ये जिम्मेदारी लेने से स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन सैनिकों का उत्साह और जोश देख के हामी भर दी कि ठीक है, हम नेतृत्व करेंगे। और उन्होंने एकजुट करने का काम किया। भारत के अन्य जगह के देसी रियासतों को, देसी राजाओं को शाही फरमान, शाही पत्र लिखा कि आपस में जो भी उनका मनभेद है, मनमुटाव है, उसको भुला के एकजुट होके अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का काम वो करें। सैनिकों का नेतृत्व भी उन्होंने किया। हालांकि उनके पास इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, संसाधनों की भी कमी थी, किंतु दिल में जोश बड़ा था जो कि इन सबको नकार देता था। ये सब चीजें छोटी लगती थी कि संसाधन नहीं हुआ तो क्या हुआ, जोश तो है, आखिर अंग्रेज कब तक टिकेंगे हमारे जोश के आगे। लेकिन यही कहीं भूल होती है। भूल के लिए हम और भी समझेंगे, इसकी असफलता के कारण को हम और भी जानेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि बागियों के हौसले क्या थे, नेतृत्व करने वालों के साहस क्या थे, उनकी दूरदृष्टिता क्या थी। इस क्रम में अगर हम चर्चा करें तो जगदीशपुर, भोजपुर के अंतर्गत आने वाला जगदीशपुर, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह वहां के जमींदार थे। नजदीक ही दानापुर छावनी होती है, जहां के सिपाही बगावत करते हुए जगदीशपुर पहुंचते हैं और फिर नेतृत्व की बागडोर ले लेते हैं कुंवर सिंह अपने हाथों में, और आरा को अपने कब्जे में कर लेते हैं। आरा के बंदीगृह में हमला करके वहां पे कैद बंदियों को आजाद कर देते हैं। वो बंदी भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आवाज एक करने लगते हैं, मारो फिरंगी को। फिरंगी माने अंग्रेजों को। और इसी क्रम में काफी दिनों तक अंग्रेजों के नाक में दम करते हैं। एक बार कैप्टन डगलस के बंदूक से चली हुई गोली इनके बाएं हाथ में लग जाती है। उस दौरान ये गंगा नदी पार कर रहे होते हैं। जहर पूरे शरीर में न फैल जाए, इससे चिंतित तलवार के एक वार से
अपना हाथ माँ गंगा को समर्पित कर देते हैं। ये पहुंचते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर पहुंचने पे ये देखते हैं कि वहां पे ली ग्रांट नामक अधिकारी इनका इंतजार कर रहा होता है। उससे मुठभेड़ करते हैं, बुरी तरह उसे हराते हैं 23 अप्रैल को, और काफी शरीर से खून बह जाने और अवस्था हो जाने की वजह से 26 अप्रैल को इनकी शहादत हो जाती है। ये सदा सदा के लिए ये मातृभूमि के काम आ जाते हैं। अगर हम और बात कर लें तो हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर की। हमने स्टार्टिंग में बताया कि बहादुर शाह जफर चूंकि उम्र दराज हो चुके थे, 82 वर्ष की इनकी उम्र थी, किंतु सैनिकों की उत्साह देखते हुए इन्होंने नेतृत्व करने के लिए हामी भरी और ये घोषित कर दिए जाते हैं हिंदुस्तान के सम्राट। इनकी एकजुटता से क्रांति की बागडोर सफल अंजाम की ओर बढ़ती चली जाती है। किंतु एक पल ऐसा भी आता है जब निकलसन, हडसन जैसे ब्रिटिश सेना के अफसरान पहुंचते हैं इस क्रांति को कुचलने, और अवसर मुफीद न पाके बहादुर शाह जफर वहां से पलायन करते हैं, जाके शरण ले लेते हैं हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में इन्हें धोखे से पकड़ लेता है हडसन, और वहीं पास में ही इनके 2 बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र खां सुल्तान और इनके पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मार देता है। इस जगह को आज भी खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इन्हें पकड़ के म्यांमार, आज का म्यांमार तब वर्मा हुआ करता था, वहां रंगून भेज देते हैं, जहां 1862 में अपने वतन को याद करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मन में एक ही कसक था कि मरे भी तो किस जगह मरे कि अपनी 2 गज जमीन भी नसीब न हो सकी। शेर व शायरी के शौकीन एक शेर भी बयां करते हैं इसमें। बहरहाल हम देखेंगे अन्य क्रांतिकारियों को और हम समझना चाहेंगे उनके अदम्य साहस और शौर्य को। हम देखते हैं रानी झांसी को, जिन्होंने कहा मैं झांसी नहीं दूंगी। सैनिक प्रशिक्षण के लिए चुनाव करते हैं न केवल पुरुषों का बल्कि महिलाओं का भी। महिलाओं के लिए एक दल बना देती हैं, नाम रखी हैं दुर्गा दल। झलकारी जैसी वीरांगनाएं इसी दल की एक सदस्य थी। झलकारी बाई के वीरता के गाथा को, शौर्य की गाथा को हम किसी दिन और समझने का प्रयास करेंगे, किसी दिन और जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जहां जिसको भी मौका मिला अंग्रेजों के खिलाफ वो अपने सुर को बुलंद करते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं, और जो भी बन पड़ता है अंग्रेजों के खिलाफ वो करते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि शुरुआत में जिक्र किया जा चुका है कि जितने भी बगावती लोग थे उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र और पैसों की भी कमी थी, रुपयों की भी कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास ये सारी चीजें मौजूद थी। गोला बारूद तोप खाना अंग्रेजों के पास था, एनफील्ड राइफल जो भी हाल ही सेना में शामिल की गई थी वो था, और संपत्ति की तो कमी थी ही नहीं। दूसरा अगर हम देखेंगे तो क्या वजह थी कि ये क्रांति सफल हुई या असफल हुई। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रांति सफल तो नहीं हुई, लेकिन पूर्ण रूप से असफल कतई कही नहीं जा सकती है। वजह है कि विभिन्न अलग अलग विचारकों ने, इतिहासकारों ने और यहाँ तक कि कुछ तब के दौरान के अधिकारियों ने भी ये माना कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब में ये जिक्र किया है कि 1857 की क्रांति महज एक क्रांति नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक पहला स्वतंत्रता संग्राम थी। अंग्रेजों ने उनके इस तर्क को कभी माना नहीं, लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता था। एक अंग्रेज अधिकारी डिज़रायली ने कहा कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम था। बाकी कुछ लोगों ने कहा कि ये स्वार्थी तत्वों का विद्रोह था, कुछ लोगों ने कहा कि ये सभ्यता और बर्बरता के खिलाफ युद्ध थी, जैसे टी होम्स जैसे इतिहासकारों ने कहा। अब अगर हम देखते हैं तो इसके सफल न होने की एक और वजह देखने में आती है। वो वजह ये थी कि शिक्षित वर्ग ने इस क्रांति से अपने आप को अलग रखा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, नवाब, पटियाला के राजा ये क्रांति से न केवल दूर थे बल्कि अंग्रेजों की मदद भी क्रांति को दबाने में कर रहे थे। अगर इनका साथ भी विद्रोहियों को मिला होता तो शायद आज हम अपनी चर्चा में ये कहने की जगह कि ये क्रांति पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई, कहते कि ये पूर्ण रूप से सफल रही। हालांकि इस क्रांति ने कई बदलाव पैदा किए। बदलाव क्या थे? बदलाव ये था कि अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मनमाना रवैया था वो समाप्त होता है। कैसे समाप्त होता है? महारानी विक्टोरिया जो है भारत शासन अधिनियम 1858 की घोषणा करती हैं। उसके अंतर्गत ये आश्वासन दिया जाता है कि जितने भी भारतीय राजा हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। गोद लेने की जो प्रथा है वो बहाल रहेगी। सामाजिक ढांचे में कोई बदलाव, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पील कमीशन भी बैठा दिया जाता है। पील कमीशन का काम था कि भारतीयों और यूरोपियों की संख्या को कम करना सेना में, अर्थात यूरोपियों की संख्या बढ़ा देना, भारतीयों की संख्या कम करना। यहाँ तक कि जो सेना का महत्वपूर्ण भाग होता है तोपखाना, उसको पूरी तरह भारतीयों के नियंत्रण से मुक्त कर देना और सौंप देना यूरोपियों के हाथ में, जिससे कि अन्य कोई बगावत अगर मुखर हो तो तोपखाना उनके अधीन न हो ज्यादा, जिससे कोई हानि न हो। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1858 के एक्ट के बाद कई सारे परिवर्तन हुए। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अब कहलाने लगा वायसराय। 1858 के एक्ट में यह भी था कि अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा और एक नया पद सृजन किया जाएगा वायसराय का। तो परीक्षाओं में एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वायसराय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी का कार्यकाल भी आ सकता है, तो 1848 से 1856। मंगल पांडे के विषय में हम लोगों ने समझ लिया। जगदीशपुर के जमींदार के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बारे में हमने समझा। उनकी बीबी बेगम हजरत महल के भी बारे में हम लोगों ने जाना और समझा। ये क्रांति की सफलता की एक वजह और बनी थी कि चूंकि ये क्रांति केंद्रित कुछ ही भागों में रह गई थी, जिनमें उत्तर भारत और मध्य भारत प्रमुख थे। दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल इससे पूरी तरह अछूते थे। इसी वजह से ये उतनी सफल नहीं हो पाई जितना अनुमान लगाया गया था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का एक फूल और रोटी लेके बागी चला करते थे, और जहाँ पे भी जाते थे कमल का फूल और रोटी सौंप देते थे या दिखा देते थे, जो इस बात का संकेत था कि अब बगावत होने वाली है। बहुत सारे कवि और कवियत्रियों ने क्रांति के ऊपर अच्छी खासी कविताएं लिखी हुई है, जिनमें सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम प्रमुखता से आता है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो आज के लिए इसमें हम इतना ही रखेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को हम 2 भागों में कवर करें। बाकी की जो भी विशेष जानकारियां हैं परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी, उसे हम अगले वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा।